अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लेक्चर 83 से स्टार्ट करते हैं। एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप बेसिकली एक मिक्सचर होता है जो क्या एग्जिबिट करता है सेम कंसंट्रेशन जो कि वेपर फेज में हो और लिक्विड फेज में, ठीक है, सेम लेवल ऑफ कंसंट्रेशन उसके अंदर होता है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू आइडियल सोल्यूशन विद वन कंपोनेंट टिपिकली मोर वॉलेटाइल देन द अदर। इसको कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए जो आइडियल सोल्यूशन के साथ है, तो एक कंपोनेंट ज़्यादा उसमें वॉलेटाइल होता है एज कम्पेयर टू दूसरा वाला का कंपोनेंट उसमें ऐड है। ये रीज़न की क्या रीज़न है इसका? दिस इज द रीज़न वी यूज डिस्टिलेशन टू सेपरेट मटेरियल्स। इस वजह से हम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं ताकि मटेरियल्स को सेपरेट कर सकें। अच्छा, इफ़ द मिक्सचर फॉर्म्स एन एजियोट्रोप, अगर जो मिक्सचर है वो एजियोट्रोप फॉर्म कर देता है तो जो वेपर है और जो लिक्विड कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाती है, विच प्रिवेंटिंग सेपरेशन वाया दिस अप्रोच। फिर उसके बाद दैट इज सेम कंसंट्रेशन हो जाती है तो सेपरेशन उसमें रुक जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। एजियोट्रोप जो है मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर एटलीस्ट 2 डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उनके जो मिक्सचर होते हैं वो तो या आइदर उनके पास बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा हाई होता है देन ईदर ऑफ द कंपोनेंट्स, वरना उनके पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत लोअर होता है। आइसोट्रोप जो होते हैं वो अगर कब होते हैं, जब फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड जो होते हैं वो अल्टर नहीं हो सकते डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। कोई भी लिक्विड्स का प्रोपोर्शन हो जो डिस्टिलेशन के थ्रू अल्टर नहीं हो पा रहा तो उसके अंदर आइसोट्रोप्स फॉर्म हो जाते हैं, मतलब वो कंडीशन आती है तो आइसोट्रोप्स। टिपिकली व्हेन डीलिंग विद मिक्सचर कंपोनेंट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ सोल्यूशन, यानी जब हम यूजुअली कंपोनेंट्स वगैरह के साथ या अगर मिक्सचर के साथ डील कर रहे होते हैं तो हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को सोल्यूशन में से। किस तरीके से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करके या एसेंशियली रिपीट करके डिस्टिलेशन स्टेजेस के अंदर, जिसको आप आइडिया ऑफ फ्रैक्शनल बोलते हैं। अच्छा, ज़्यादा जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा जल्दी वेपोराइज हो जाता है और कलेक्ट होता है सेपरेटली, वाइल जो लीस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है वो रिमेन रहता है डिस्टिलेशन कंटेनर के अंदर और अल्टीमेटली रिजल्ट करता है 2 प्योर सेपरेट सोल्यूशंस की कंडीशन में। अच्छा, आइडियल सोल्यूशन वर्सेस एजियोट्रोप्स, इसका डिफरेंस बिटवीन जैसे सवाल आ जाता है आपके पास। आइडियल सोल्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर्स होते हैं कंपोनेंट्स के जिनके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज कनेक्टेड हुई होती हैं उनके प्योर कंपोनेंट फॉर्म से। ये जो सोल्यूशंस हैं ये सपोर्टेड हैं राउट्स लॉ के साथ। स्टेट कर रहा है ये स्टेटिंग दैट इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान जो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गई, आर द सेम एज मॉलिक्यूल्स ईच आर बाय देमसेल्फ। जैसे उनके दरमियान आपस में जितनी हो रही है ना, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कैसे इंटरेक्शन हो रही है और सॉल्वेंट के दरमियान कैसे हो रही है सेपरेट, तो जब कंबाइन करोगे तो उनकी सेम लेवल ऑफ इंटरेक्शन हो रही होती है। एग्जाम्पल आइडियल सोल्यूशन का जो है वो बेंजीन, टोलीन, ये सब एलिमेंट्स होंगे। आइसोट्रोप फेल टू कंफर्म दिस आइडिया, ये आइडिया जो है आइसोट्रोप नहीं कंफर्म कर पाते। कौन सा आइडिया? जब व्हेन बॉइलिंग द कंपोनेंट रेशियो ऑफ अनवेपराइज सोल्यूशन इज इक्वल टू दैट ऑफ द वेपराइज सोल्यूशन, यानी जो रेशियो है ना अनवेपराइज वाले सोल्यूशन का वो इक्वल होगा कि जो वेपराइज हो जाए सोल्यूशन उसका। तो जो एजियोट्रोप है उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो जैसे सोल्यूशन जिसका वेपर जो है सेम कंपोजिशन रखता है जैसे कि उसके लिक्विड फॉर्म रखती है। एज यू कैन इमेजिन कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है अगर उसको डिस्टिल करना हो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को। इनफैक्ट मोस्ट कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म ऑफ इथेनॉल, ये एजियोट्रोप जो है वो अराउंड 95.6% इथेनॉल होती है बाय वेट, क्योंकि जो प्योर इथेनॉल है वो बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंस है, ठीक है, यानी एग्जिस्ट नहीं करता बेसिकली, आप उसको इस तरह समझ सकते हो। जो प्योर लेवल इथेनॉल होता है वो हमेशा थोड़ा बहुत मिक्स फॉर्म में होता है। अच्छा, एजियोट्रोप्स जो है एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूशन में जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत स्पेसिफिक होता है उस कंपोनेंट के लिए। ये बेस्ट तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफिकली। अब यहाँ पे ग्राफ हमें दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे लिख दिया है, मैं रिसोर्स में इसका ग्राफ शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो एस्ट्रोप का है वो सेट टू बी नेगेटिव एस्ट्रोप हो कहा जाता है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट एस्ट्रोप का अपना खुद का होगा ना वो ज़्यादा हायर होगा एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है ना उससे ज़्यादा होगा उसका। एज यू कैन इमेजिन पॉजिटिव आइसोट्रोप जो होगा उसके पास लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा अपने बाकी कंपोनेंट्स के कंपेयर में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर। अच्छा, ये हमने देखा था, आई थिंक पिछले लेक्चर में हमने डिस्टिलेशन कैसे होती है वो देखा था, वही चीज़ है। अब ये कह रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लैब में किस तरह होती है। फ्रैक्शनल कॉलम जो है पैक किया जाता है ग्लास बीड के साथ जो कि सिमिलर या कोई ऐसी सिमिलर चीज़ दी जाती है, ठीक है, एलिमेंट ग्लास बीड का होता है वरना कोई और सिमिलर चीज़ होती है। तो इससे क्या होता है टू गिव द मैक्सिमम पॉसिबल सर्फेस एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा सर्फेस एरिया दिया जाए ताकि जो वेपर है वो कंडेंस हो जाए। फ्रैक्शनल कॉलम जो होते हैं वो हैव उनके पास पाइप्स ऑफ ग्लास स्टिकिंग आउट होते हैं जो साइडों से निकल रहे होते हैं, जो बेसिकली सेम पर्पस देते हैं। देखो ये निकल रहा है ना साइडों से, इसको कहा जा रहा है। अच्छा, अगर उसको स्केच आउट करो तो मेक श्योर करना कि आप कंप्लीटली सील नहीं करो एपरेटिस को, छोटे छोटे वेंट्स बने हुए होते हैं जो, वरना अगर वो वेंट्स नहीं बने हो तो एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्डअप होगा जिसकी वजह से वो एपरेटिस जो है फट भी सकता है। आपको पता है शीशे की चीज़ है, अगर इसमें आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो एकदम से फट करके क्रैक हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे देखो छोटी छोटी एंट्री पॉइंट्स दिए हुए होते हैं ताकि ये खुला रहे और फटे नहीं। अच्छा, कुछ केसेस में जब आप कलेक्ट कर रहे हो तो लिक्विड जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो आपको ज़रूरत होती है कि आप सराउंड करो जो कलेक्टिंग फ्लास्क है उसको एक बीकर के साथ, जिस बीकर के अंदर कोल्ड वाटर या आइस हो,
ताकि उसको कूल डाउन करके रख सके। जो मिक्सचर है वो हीट करा जाता है, उस जो रेट होता है उसका उसके हिसाब से, और जो थर्मामीटर है वो लगाया जाता है देखने के लिए टेम्परेचर क्या है बॉइलिंग पॉइंट का, ताकि जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। नोटिस ये करना है कि थर्मामीटर बल्ब जो है वो प्लेस हो एग्जैक्टली एट द आउटलेट ऑफ द फ्रैक्शनल कॉलम। आपने जब फिजिक्स केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे जैसे बॉइलिंग पॉइंट का, टाइट्रेशन का और बहुत सारे ऐसे किस्म के, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से आपको बताया जाता है कि आपने जो थर्मामीटर है वो किस तरह अटैच करना है और कहाँ पे उसका बल्ब लगे। अगर आप गलत जगह लगा लेते तो आपकी रीडिंग्स ख़राब हो जाती हैं या कभी रीडिंग्स आती भी नहीं है सही से। तो इन शॉर्ट आपने सही जगह बल्ब अटैच करना है जहाँ पे जो फ्रैक्शनल कॉलम है वहाँ पे, वरना आप टेम्परेचर प्रॉपर नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। अच्छा, रिलेटिंग व्हाट हैपेंस इन फ्रैक्शनल कॉलम टू द फेज डायग्राम, ऊपर जो फेज डायग्राम थी। सपोज करो कि आप बॉइल करो एक मिक्सचर, इसका ना कंपोजिशन C1 है। जो वेपर ओवर द टॉप ऑफ बॉइलिंग लिक्विड होगा वो ज़्यादा रिचर होगा इन द मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, और ये कंपोजिशन होगी C2 की। देखो ये डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हो किस तरीके से जो प्योर बी है उसका कैसा है बीपीटी, जो प्योर ए का कितना लिक्विड कंपोजिशन C1 से C2 के दरमियान कहाँ पे फॉर्म कर रही है, और इस पर ऊपर जाके हो रहा है वेपर कंपोजिशन, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होगा ना। अच्छा, वेपर नाउ स्टार्ट्स टू लेवल अप द फ्रैक्शनल कॉलम। इवेंचुअली ये रीच कर देता है एक हाई कॉलम के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर लो इनफ होता है कि वहाँ पे जो लिक्विड है ना वो कंडेंस होके लिक्विडेटेड जो सब्सटेंस है वो वेपर में जाए और फिर वो कंडेंस होके लिक्विडेटेड। कंपोजिशन लिक्विड का क्या होगा, ऑफ कोर्स C2 हो जाएगा जो हमने ऊपर डायग्राम से देखा। तो व्हाट हैपेंस टू लिक्विड नाउ, अब लिक्विड क्या होगा, लिक्विड जो है ट्रिकल डाउन होने लग जाएगा कॉलम में, यानी नीचे जाने लगेगा और मीट करेगा अपना न्यू हॉट वेपराइजर। ये कॉज करेगा कि वो ऑलरेडी कंडेंस वेपर को रीबॉइल कर दे, कंडेंस वेपर मजीद और गर्म होने लगेगा उससे। कुछ लिक्विड जो कंपोजिशन C2 फॉलो कर रहे हैं वो बॉयल होंगे और वापस कंपोजिशन देंगे कौन सी, C3 की कंपोजिशन देने लग जाएंगे। देखो डायग्राम है, C2 से C3 की देने लगेंगे। लेक्चर 85 इसमें भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को ही कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, इसमें बोले जा रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर्स 2। अच्छा, जैसे न्यू वेपर्स मूव करने लगेंगे और फर्दर फ्रैक्शनल कॉलम में, जब तक टेम्परेचर जो है उनका ऐसा ना चला जाए कि वो कंडेंस हो जाए, तब तक ये जो पूरा प्रोसेस था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ये रिपीट करता रहेगा। हर दफ़ा जब वेपर कंडेंस होगा लिक्विड में तो ये लिक्विड जो है स्टार्ट करेगा क्या, ट्रिपल बैक डाउन। यानी जैसे आप देखते हो स्टीम आता है, तो क्या होता है ढक्कन पे पानी की बूंदें बनने लग जाती हैं, तो वो वापस टपकने लग जाता है, सही है। तो उसको कह रहे हैं कि ट्रिकल डाउन। या सबसे ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल ले लो ग्लास का। ग्लास में आपने ठंडी कोल्ड ड्रिंक निकाली, अब कोल्ड ड्रिंक जैसे जैसे गर्म हो रही है, टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्या देखते हो ग्लास के बाहर छोटे छोटे पानी की छोटे छोटे बूंदे क्रिएट होने लग जाते हैं और फिर वो ट्रिकल डाउन करती है, यानी टपकने लग जाती है, ड्रॉप होने लग जाती है। तो उस प्रोसेस को ट्रिकल डाउन कहते हैं। अच्छा, उस पर ट्रिकल डाउन होने लगेगा पानी, वेयर इट विल बी रीबॉइल्ड। अब क्योंकि वो कॉलम हमने देखा था प्रैक्टिस कैसा, वो जाएगा वापस उस वाले पोर्शन में चला जाएगा जहाँ पे बॉइलिंग हो रही है। अब वापस टपक के पानी वहां जाएगा और फिर वो वापस बॉयल होने लगेगा, फिर अगेन क्या होगा, वही चीज वो एवोपरेट होने लगेगा, वेपर में चला जाएगा। ईच टाइम ये होगा तो न्यू वेपर बनेंगे, वो ज्यादा रिचर होंगे और ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट के संपर्क में होंगे। एम इसका ये है कि बैलेंस करो टेम्परेचर कॉलम का, तो इसलिए so that the time vapor reaches the top after a huge number of condensing and reboiling operation, it only consists two of more volatile component। इसका गोल ये है कि आप ऐसा बैलेंस टेम्परेचर यूज करो कि जितनी बार कॉलम में से जो वेपर बन के वो जा रहा है टॉप पे और फिर वापस रीबॉयल हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है कंडेंसेशन का और फिर उसके बाद रीबॉइलिंग वगैरह का, तो ये सब ज्यादा से ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट ही क्रिएट करा जाए। ये था केस बी का सिचुएशन। ऊपर जब हमने डायग्राम देखी थी पिछले चैप्टर के, उसको रेफर करना है। अच्छा, वेदर और नॉट दिस इज पॉसिबल डिपेंड्स ऑन डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स। अब ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि जो लिक्विड्स यूज हो रहे हैं मिक्सचर में उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनके दरमियान का डिफरेंस क्या है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट पे, तभी पता चलेगा कि हाँ ये प्रोसीजर करना पॉसिबल है या नहीं है। क्लोजर दे आर द लॉन्गर द कॉलम हैज टू बी। जितने क्लोजर है उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा जो कॉलम है उसको ज्यादा लंबा होने की जरूरत है। अच्छा, अब लिक्विड पा जाओ। सो व्हाट अबाउट लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड एट ईच रीबॉइलिंग। अब उस लिक्विड का क्या होगा जब हर दफा बॉइल कर रहे हो वेपर बन रहा है, लेकिन कुछ तो लिक्विड रह रहा है, सारा तो वेपर बन के नहीं उड़ रहा ना। ऑब्वियसली जो वेपर रिचर है वो ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा, जो लिक्विड रह गया पीछे वो ज्यादा रिचर हो रहा होगा नेक्स्ट बॉइलिंग टर्म पे। जो कंडेंस्ड लिक्विड ट्रिकल डाउन करता है, यानी नीचे टपक होता है वापस कॉलम से, वो कॉन्स्टेंटली रीबॉइल हो रहा होता है और अपकमिंग वेपर्स की सूरत है। हर दफा जब रीबॉइल होता है तो वो ज्यादा उसको रिचर बनाता रहता है और लेफ्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट बनाता है केस ए की पोर्शन में। बाय द टाइम ये लिक्विड जो ड्रिप बैक करेगा फ्लास्क में, तो जो ए वाला केस था उसके अंदर बहुत ज्यादा रिचनेस आ गई उस मिक्सचर था। ओवर टाइम जो बी पास आउट होगा टॉप ऑफ द कॉलम में, उसके अंदर वो ज्यादा कंडेंसर में बन जाएगा इनटू द कंडेंसर, और जो लिक्विड फ्लास्क में होगा वो ज्यादा रिचर बन जाएगा ए वाले पिक्चर में, जो ऊपर हम डायग्राम देखिए उसको रेफर करते हैं ए बी करके।
इफ़ यू आर वेरी वेरी केयरफुल ओवर टेम्परेचर कंट्रोल, अगर बहुत ध्यान से आप टेम्परेचर कंट्रोल रखेंगे तो इवेंचुअली जो मिक्सचर है वो सेपरेट होने लगेगा बी में और कलेक्टिंग फ्लास्क में, और ए जो है वो ओरिजिनल फ्लास्क में हो जाएगा। फाइनली द पॉइंट ऑफ पैकिंग इन द कॉलम, कॉलम में क्यों आप पैकिंग कर रहे हो, क्या मकसद क्या है, उसका पॉइंट है टू मेक द बॉइलिंग कंडेंसिंग रीबॉइलिंग प्रोसेस एज इफेक्टिव एज पॉसिबल। हम चाहते हैं कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो। कौन सा प्रोसेस, इसमें आप बॉईल कर रहे हो, कंडेंसिंग कर रहे हो, फिर रीबॉईल कर रहे हो, इस वजह से आप ऐसे यूज़ करते हो। इसकी वजह से आप बार बार ओवर एंड ओवर अगेन आराम से ये प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, बाय हैविंग अ लॉट ऑफ सरफेस एरिया इनसाइड द कॉलम, कॉलम के अंदर अगर आप ज़्यादा सरफेस एरिया रखोगे तो आप इसलिए एम करिए कि मैक्सिमम पॉसिबल कांटेक्ट हो लिक्विड जो ट्रिकल डाउन कर रहा है और जो है हॉट वेपर ऊपर राइज कर रहे हैं उनके दरमियान। अच्छा, इफ यू डिडंट हैव द पैकिंग, अगर आपके पास पैकिंग नहीं थी तो लिक्विड जो है वो क्या होगा, ऑन द साइड्स ऑफ द कंडेंसर, कंडेंसर के साइड्स पे चला जाएगा वो, while most of the vapor will be going up the middle and never come in contact with tank। अगर वो ज़्यादा साइड साइड में चला जाएगा और वेपर अब जा रहा होगा तो वो काफ़ी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से आपने ज़्यादा बेटर तरीके की पैकिंग यूज करनी होती है, यानी उसको सही से पैक करना होता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हुए गुजरते हुए गुजरे एक दूसरे की तरफ से। अच्छा, 86 फ्रैक्शन डिस्टिलेशन नॉन आइडियल मिक्सचर्स के लिए, ठीक है, एजियोट्रोप जो हमने पढ़ा था उसी के बारे में अब कह रहा है कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन नॉन आइडियल मिक्सचर्स में किनसे होती है। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन लेंगे हम राउट्स लॉ से। रिमेंबर, आपको ये चीज याद होगी कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन जो राउट्स लॉ का था वो प्रोड्यूस क्या करता था, वेपर प्रेशर पर जिसकी मैक्सिमम वैल्यू थी सम कंपोजिशन एट अदर देन प्योर ए या बी के। अगर जो मिक्सचर है उसका हाई वेपर प्रेशर था तो उसका मतलब था कि लो बॉइलिंग पॉइंट था, ये हमने पहले डिस्कस किया था, आप देख लेना तो आपको याद आ जाएगा। अच्छा, मॉलिक्यूल्स जो है इसमें स्केप करते हैं इजीली, यू वोंट हैव टू हीट द मिक्सचर मच टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। अब इसमें बात ये है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए आपने इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ता, टेम्परेचर बार बार इंक्रीज नहीं करना पड़ता, इसमें ज़्यादा इजीली जो मॉलिक्यूल्स है स्केप कर जा। जो इम्प्लीकेशन है इसकी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है या कंपोजिशन कर्व है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लोअर होगी, जो एयर बी वाले लोग थे ना क्वेश्चन हमारे पास मिक्सचर्स के, उनसे कम होगी, इनके बॉइलिंग पॉइंट से कम होगी, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है ना उससे कम वैल्यू होगी जो मिनिमम वैल्यू है उसकी कंपोजिशन टू कर्व रेशियो की। अच्छा, अगर ऐसा केस है कि मिक्सचर आपके पास इथेनॉल और वाटर का, तो जो मिनिमम होगा वो अपर करेगा किस पे, 95.6% बाय मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का कितना मास है उसके 95.6% मिक्सचर से फर्क पड़ेगा कि क्या मिनिमम अकर कहाँ हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट इस मिक्सचर की होगी 78.2 सेल्सियस एज कम्पेयर टू अगर प्योर इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट देखी जाए, प्योर इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट 78.5। देखो पॉइंट से भी बहुत फर्क पड़ता है, प्योर अगर इथेनॉल है तो 78.5 पे बॉइल कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा। अगर वाटर मिक्स है उसके अंदर तो 0.2 पे होगा, और वाटर तो आपको पता है नेचुरल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 सेल्सियस पे जाके क्या। अब आप सोचोगे कि 0.3 सेल्सियस है इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत बड़ा इंप्लीकेशन देता है कि सेपरेशन कब होनी है इथेनॉल और वाटर की, आपस में जो मिक्सचर है इनकी सेपरेशन कैसे होनी है। अगली डायग्राम जो है आपको बेसिकली शो करेगी कि बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन कर्व जो इथेनॉल वाटर मिक्सचर्स का था वो किस तरीके का। अब इस डायग्राम को देखो, ये वाली डायग्राम, ठीक है, इसमें बता रहा है किस तरह कहाँ पे वेपर कंपोजिशन बन रहा है तो कहाँ पे लिक्विड कंपोजिशन बन रहा है, किस टेम्परेचर पे कितना राइज है, किस टेम्परेचर पे कितना डाउन है, वही चीज़ हमने जो पढ़ी वो डायग्राम की सूरत में दिखा रहा है वो। अब कह रहा है सपोज करो कि आप इसको डिस्टिल करोगे इस मिक्सचर को इथेनॉल और वाटर के जो कंपोजिशन C1 पे थी, जो नेक्स्ट डायग्राम में बताया, तो बॉइल्ड किस टेम्परेचर पे होगा जहाँ पे लिक्विड का जो कर्व है और वेपर का कर्व है वो प्रोड्यूस करता है एक वेपर कंपोजिशन C2 वाले हिसाब। देखो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का आपको पता है 100 सेल्सियस पे जा रहा है, और इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है कि 0 एथेनॉल और 100% वाटर है, तो ये 100 सेल्सियस के जा रहा है। अब लिक्विड कंपोजिशन ये बता रहा है C1 और C2 के दरमियान है, ये परसेंटेज बाय मास बता रहे हैं आप इस पॉइंट पे, जहाँ पे ये वेपर पे भी जा रहा है लिक्विड वेपर पे, और ये वेपर जो कंपोजिशन है उससे थोड़ा सा टच हो रहा है, यहाँ से वहां तक जा रहा है कि लिक्विड से वेपर तक की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो। तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट है उसमें कह रहा है कि यहाँ पे अगर आओगे तो पता चलेगा 97.6% इथेनॉल, यानी बाकी जो परसेंटेज रह गई उतने परसेंटेज इसमें वाटर ऐड हुआ है। दूसरे पॉइंट में दिखा रहे हैं कि अगर एक और कंपोजिशन बने, यानी एक न्यू वेपर प्रोड्यूस हो, उसको कंपोजिशन C3 के नाम से जानो, तो वो इस पोर्शन पे होगा, यानी उसके डायरेक्टली नीचे की तरफ होगा, और भी लो हो जाएगी इसकी बॉइलिंग पॉइंट, जो कि कहाँ पे इससे मैच कर रही है 78%। अच्छा, अब it is impossible to get pure ethanol by distilling any mixture of ethanol water containing less than 95.6% of ethanol। यानी आप चाहते हो डिस्टिलेशन वाली चाहते हो ना कि सेपरेशन हो जाए जितने भी मिक्सचर में एलिमेंट्स डले हैं इसके, तो कह रहा है कि इम्पॉसिबल है कि प्योर इथेनॉल आप ले सको कि अगर आपके पास मिक्सचर हो इथेनॉल और वाटर का जिसके अंदर जो इथेनॉल की परसेंटेज है ना बाय मास वो 95.6% से कम है। अगर इससे कम है तो फिर आप कभी प्योर इथेनॉल इससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तो ज़्यादा होनी है या उसके बराबर होनी है तभी ये होगा।
पर्टिकुलरली जो मिक्सचर है इथेनॉल और वाटर को बॉईल करता है जैसे कि वो प्योर लिक्विड हो, उसका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है और वेपर कंपोजिशन जो है एग्जैक्टली सेम है जैसे कि उस लिक्विड की थी। इस कंडीशन को कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एज़ोट्रोपिक मिक्सचर या एज़ोट्रोप। इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो डाइल्यूट सॉल्यूशन की है ऑफ एथेनॉल वो काफी ऑब्वियस है किस तरीके से होने। जो लिक्विड कलेक्ट हो रहा है कंडेंसेशन वाले प्रोसेस से जो वेपर आ रहे हैं टॉप पे जो फ्रैक्शन पे वो प्योर इथेनॉल नहीं हो सकते। बेस्ट आप जो प्रोड्यूस कर सकते हो सिंपल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के उससे 95.6% तक ही आएगा, 100% प्योर नहीं आएगा क्योंकि हम मिक्स है ऑलरेडी। अच्छा, बट यू कैन गेट और तो ये काफी यूजफुल है लेकिन फ्रॉम द मिक्सचर इज प्योर वाटर आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इथेनॉल जो है वो रिच वेपर देता है जो कि जब लिक्विड बॉइलिंग हो रहा होता है डिस्टिलेशन फास्ट में तो आ जाता है, लेकिन इवेंचुअली वो लूज कर देता है सारा का सारा इथेनॉल जो वेपर बन गया वो जा रहा है और इवेंचुअली आपके पास क्या रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ वाटर। यानी अगर डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाए तो आपके पास प्योर वाटर रह सकता है लेकिन प्योर इथेनॉल नहीं रह सकता। लेक्चर 8 हिस्सा है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन 7 वही चीज है अब पार्ट 2 बता रहा है उसका। अच्छा, अगर नेगेटिव ये हमने पॉजिटिव डेविएशन ली थी रॉल्स लॉ की, अगर नेगेटिव डेविएशन ले तो उसमें हम अगला एग्जांपल है इसके अंदर हमने नाइट्रिक एसिड और वाटर लिया है जो एक मिक्सचर फॉर्म कर रहा है इन विच जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक अवे करेंगे फॉर्म करने के वेपर को मच मोर डिफिकल्टी देन आइदर ऑफ द प्योर लिक्विड्स। यानी प्योर लिक्विड्स के हिसाब से अगर करें तो उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी होगी उनके वाटर के जो लिक्विड है उसके वेपर्स बनने की। आप देख सकते हो कि जो वेपर प्रेशर है और कंपोजिशन कर्व है वो अभी आगे दिखा रहे हैं, अभी बताते हैं। इसका मतलब ये है कि मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड और वाटर है उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हायर देन ईदर ऑफ द प्योर लिक्विड्स। यानी अगर प्योर देखा जाए वाटर का अलग है नाइट्रिक एसिड का अलग है, लेकिन जब उनको कंबाइन करके उनका बॉइलिंग पॉइंट ढूंढते हैं तो वो इन दोनों के सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट से भी हाई जा रहा है। तो इसका मतलब है इट मीन्स एक्स्ट्रा हीट, ज्यादा हीट की जरूरत है ताकि इनके जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन है इस मिक्सचर के अंदर वो ब्रेक हो सके। अगर इन केस ऑफ ये वाला मिक्सचर जो नाइट्रिक एसिड और वाटर का है इसका जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है वो 120.5 सेल्सियस है, जबकि इस मिक्सचर में क्या क्या है इस मिक्सचर में 68% बाय मास नाइट्रिक एसिड है और बाकी रिमेनिंग इसका वाटर है। दैट कंपेयर्स विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर नाइट्रिक एसिड। प्योर नाइट्रिक एसिड अगर देखा जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 86 सेल्सियस है और वाटर का 100 है, लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइंड इस्तेमाल किया जाए एक मिक्सचर बना दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देखो कि इन दोनों के दरमियान काफी बड़ा डिफरेंस है, कुछ छोटा मोटा ही काफी बड़ा डिफरेंस आ रहा है। अब ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यू आयोनिक इंटरेक्शन, इन दोनों के दरमियान एक नई आयोनिक इंटरेक्शन बन जाती है, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, पहली बात तो ये जो हमने कॉम्पोजिशन वाला पढ़ा वो यहाँ पे डायग्राम पे इस सूरत में दिखा रहा है। अच्छा, अब दूसरी डायग्राम ये बता रहा है कि देखो डिस्टिलिंग जब करनी होती है आपने डाइल्यूट निकालना होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का तो स्टार्ट करता है आप डाइल्यूट सोल्यूशन के जो कि नाइट्रिक एसिड का होता है। इसका कंपोजिशन C1 रखी और उस पर ट्रेस करते हो थ्रू आउट कि कहाँ पे वो चेंज हो रहा है। अच्छा, जो वेपर प्रोड्यूस होता है वो रिचर होता है वाटर में देन द ओरिजिनल एसिड। अगर आप कंडेंस करते हो वेपर को फिर रिबॉइल करते हो और न्यू वेपर बनता है तो वो ज्यादा रिचर होता है पानी में। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो होती है डाइल्यूट फैटी एसिड की वो आपको एनेबल करती है कलेक्ट करो प्योर वाटर जो फ्रैक्शनेटिंग प्रॉब्लम है उसके ऊपर से जो एसिड है वो लूज कर देता है वाटर और वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है अंटिल जो 68% बाय मास ऑफ नाइट्रिक एसिड में आ जाए। अच्छा, इस पॉइंट पे जो वेपर होता है वो प्रोड्यूस करता है एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो लिक्विड की थी वैसे लिक्विड की थी, क्योंकि जो दो कर्व में उस पॉइंट पे मीट कर रहा होता है डायग्राम में देखा। ये प्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो कि एस्ट्रोपिक मिक्सचर या एस्ट्रोप कहा जाता है। अगर आप डिस्टिल कर दो इस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को तो आपको इवेंचुअली क्या रह जाएगा आपके अंदर डिस्टिलेशन पास में you cannot produce pure nitric acid from dilute acid by distilling। प्योर नहीं रहेगा लेकिन एक पोर्शन एक फ्रैक्शन उसका रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो आज लेक्चर 88 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब हमारा टॉपिक तो चेंज हो गया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब हम आगे बढ़ गए हैं। इसमें है इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन काइनेटिक्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डिजाइन हुए हैं इसको बताने के लिए कि ये रिएक्शंस होते कैसे हैं। एक मेथड जो यूज किया जाता है इसको बताने के लिए सबसे ज्यादा वो होता है केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन मेजर किया जाता है बाय मेकिंग चेंजेस इन द रिएक्शन कंडीशंस जो सेट करते हो आप रिएक्शन की उसमें चेंजेस करते हो देखने के लिए कि काइनेमेटिक किस तरीके से इसके चलते हैं। मेजर कर रहे हो तो कि इफेक्ट क्या आ रहा है चेंज का डिपेंडिंग ऑन के रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि एक एट अ मॉलिक्यूल लेवल हो जा रहा है। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो मेजरमेंट करता है कि हाउ क्विकली एक रिएक्शन अकर होता है यानी। अच्छा, अगर चेंज होता है कंडीशन में और फिर वो इफेक्ट कर देता है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट डाल देता है वो, तो हम लर्न करते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है एग्जैक्टली। काइनेटिक स्टडीज जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि रिएक्शंस इस तरह काम करते हैं और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं। एग्जाम्पल इंडस्ट्री के अंदर रिएक्शन जो है कंडक्ट किए जाते हैं रिएक्टर्स में जिसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनको मिक्स टुगेदर किया जाता है और
पॉसिबली हीट करा जाता है, स्टर करा जाता है, यानी घुमाया जाता है इनको काफ़ी देर तक, और फिर उसको मूव ऑन करा जाता है, जो भी उसका नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोसेस है उसमें। अच्छा, अब जो रिएक्शन इस तरीके से आप देखते हो किस तरीके से वो नेक्स्ट फेज पे जा रहा है, फिर आप समझते हो कि इस तरीके से ये बेटर रिएक्शन हो रहा है और मजीद इसको कैसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि इसका प्रोसेस ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाए। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा कि अगर इफ इट इज नोन दैट द पर्टिकुलर इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन, यानी एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट यानी एक एक्स्ट्रा पूल कंडीशन कोई एक कैटलिस्ट आपने ऐड किया हुआ है उसके अंदर, तो वो कंडीशंस यूज करके, जैसे कि कुछ सर्टेन सॉल्वेंट्स वगैरह होते हैं, आप देख सकते हो कि भाई वो वैसे किस तरीके से इनकम्पेटेबल है उस इंटरमीडिएट के साथ, किस तरीके से आप उसको अवॉइड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो रिएक्शन को चेंज करने के लिए, या रिएक्शन किस वजह से चल रहा है किस वजह से नहीं चल रहा। इन एडिशन जो रीजन्स होते हैं वो आप ऐड कर सकते हो देखने के लिए कुछ सडन स्टेप्स रिएक्शन के अंदर कि क्या ये रीजन्स ऐड करने से जो रिएक्शन के स्टेप्स हैं वो ज़्यादा इजीली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब नॉट ओनली इन काइनेटिक स्टडीज इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज, ये सिर्फ ये नहीं है कि इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट है, पर ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ज़रूरी होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस की, जिसके अंदर एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस होते हैं। दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन एनवायरमेंटल और एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री, इन सब में भी ये रोल प्ले करता है, और ये एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट टू अंडरस्टैंड वैरायटी ऑफ इश्यूज, जिसके अंदर रेंज ऑफ क्या जाता है, फेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फार्मास्यूटिकल्स इन वेस्ट वाटर टू कैस्केड द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द ओजोन साइकिल। इन सब स्टडीज में ये ज़रूरी होता है जानना कि किस तरीके से रिएक्शंस प्लेस कर रहे हैं, टेक प्लेस कर रहे हैं, और किस तरीके से आप उनको फास्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, क्या उनके प्रोसेस है, मॉलिक्यूल लेवल पे आप अंडरस्टैंड करते हो केमिकल की कंपोजिशन। अच्छा, 83 अब रिएक्शन रेट। केमिकल रिएक्शन जो है वो बहुत ग्रेटली क्या करते हैं, वेरी करते हैं स्पीड एट विच दे अकर। हर केमिकल रिएक्शन सेम स्पीड पे नहीं होता, कुछ स्लो होते हैं कुछ फास्ट होते हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कुछ एसेंशियली इंस्टेंटेनियस होते हैं यानी फौरन हो जाता है, और कुछ ईयर्स लगा देते हैं यानी सालों लगा देते हैं इससे पहले वो इक्विलिब्रियम रीच करें। रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन का आप किस तरीके से करते हो इज द मेजर ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में किस तरह चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, और उसके जो रिएक्टेंट्स हैं या चेंज कंसंट्रेशन में कर रहे हो प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम के हिसाब से काउंट करते हो, तो कैसे फर्क आ रहा है उनमें। रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, एट विच अ केमिकल रिएक्शन किस स्पीड पे वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन अगर आप बोलो कि स्लो रेट है, तो क्या मतलब हुआ, दैट इज द मॉलिक्यूल्स कंबाइन एट अ स्लोअर स्पीड, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कॉम्बिनेशन हो रहा है ना बहुत स्लो स्पीड पे हो रहा है, देन अ रिएक्शन एट हाई रेट, यानी एक रिएक्शन हुआ स्लो, जैसे पानी में आपने चीनी नमक मिक्स करिए फौरन मिक्स हो गया वो, तो ज़्यादा आपने घुमाना नहीं पड़ा, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर चीनी मिक्स करोगे तो चीनी में थोड़ा आपको घुमाना पड़ता है, स्पून घुमाओ जब तक वो मिक्स ना होता है, नमक थोड़ा छिड़को वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ी चीनी डालो पानी में तो वो मिक्स नहीं होगी, आपने मिक्स करना होगा। अच्छा, कुछ रिएक्शंस उसी तरह हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स या इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगा देते हैं इससे पहले वो रिएक्शन कंप्लीट हो, और कुछ लेस देन 1 सेकंड हो सकते हैं। तो आपने ये सोचा था कि वेरी स्लो रिएक्शन किस तरीके से होगा और वेरी लॉन्ग रिएक्शन किस तरीके से टेक्स प्लेस करेगा। आप सोचो कि लॉन्ग जो टेक्स प्लांट्स और एंशिएंट फिश कि वो कब तक फॉसिलाइज नहीं जाते, लॉन्ग रिएक्शन में आप फॉसिल्स के बारे में सोच सकते हो। फॉसिलाइजेशन जो होती है वो किसी भी प्लांट की या फिश की या किसी भी किस्म के एनिमल्स की, तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं जब वो फॉसिलाइज होता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस होते हैं जो फौरन फौरन हो जाता है। अच्छा, ये एग्जांपल है फॉसिलाइजेशन, आप लिख सकते हो कि अगर पूछा जाए कि कौन से रिएक्शन है जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं उसका कोई एग्जांपल दो, तो आप ये फॉसिलाइजेशन का एग्जांपल आराम से दे सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से कंबाइन हो रहा है, उससे भी फर्क होता है। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है एसेंशियल एलिमेंट की या कंपाउंड की, तो रिएक्शन ज़्यादा स्लो ही होगा। मेजरिंग रिएक्शन रेट, अच्छा मेथड्स क्या है मेजरमेंट करने की रिएक्शन रेट की। एक होता है हमारे पास मेथड कंटिन्यूस फ्लो, दूसरा होता है मेथड्स फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनैलिटीज, रिलैक्सेशन मेथड, स्टेटोस्कोपियोमेट्री, स्टॉप्ड फ्लो। ठीक है, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना। लेक्चर 90, अब इसमें पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस फ्लो 1। कंटिन्यूस फ्लो जो है एक टाइप ऑफ ऐसे यूज्ड टू इजीली मेजर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन एट डिस्क्रीट टाइम पॉइंट्स, यानी डिस्क्रीट टाइम पॉइंट्स मेजर करे होते हैं कि भाई कितनी इतनी देर में कैसा रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, कितना प्रोग्रेस कर लिया है। फॉर्मली यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि इनिशियल रेट्स और इनिबिशन वैल्यूज क्या हैं टाइम कंडीशन से। ठीक है, थ्योरी में अगर देखा जाए कंटिन्यूस फ्लो एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, कंपोजिशन देखा जाएगा रिएक्शन की और मेजर की जाएगी कंटिन्यूसली, नॉर्मली बाय ऑब्जॉर्प्शन के कितना ऑब्जॉर्व हो गया है वो, जब तक जो वाइल जो रिएक्टेंट्स है वो फ्लो कर रहे होते हैं और मिक्स हो रहे होते हैं कंटिन्यूसली। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टॉप फ्लो। अच्छा, इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टॉप फ्लो कैसे देखोगे, जो रिएक्टेंट्स है मिक्स हो रहे हैं एक चेंबर में फिर मेजर किए जा रहे हैं, या फिर बैच रिएक्शंस की सूरत में मेजर किए जा रहे हैं।
जहाँ पे जो नंबर ऑफ रिएक्शन है वो परफॉर्म करे जाते हैं, फिर स्टॉप करे जाते हैं वेरियस टाइम्स में बाय यूज ऑफ कंपाउंड्स व्हिच हॉल्ट द रिएक्शन। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो आप डाल दो किसी रिएक्शन में तो इसको रिएक्शन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देते हैं। तो ये मेथड यूज किया जाता है अगर स्टॉप फ्लो पर देखा जाए। तो आप वेरियस टाइम्स में उसको टाइम्स पे पॉइंट्स पे मेजर कर रहे हो कि चलो अभी रिएक्शन हुआ, स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पे कितना रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, कितना मॉलिक्यूल्स किस तरीके से रिपीट कर चुके हैं, फिर वापस स्टार्ट कर दोगे, फिर वापस ऐसे करोगे। इस तरीके से भी आप मेजर करते हो रिएक्शंस को। अपरेटस कौन से यूज हो रहे हैं? अपरेटस जो यूज होता है कंटिन्यूस फ्लोएसिस के लिए, वो उनके पास रिएक्टेंट्स जो है इनिशियली सेपरेट होते हैं चेंबर्स के अंदर, और फिर उनको पंप थ्रू करा जाता है एक मिक्सिंग चेंबर में, और फिर एक लॉन्ग ट्यूब होती है उसके थ्रू निकाला जाता है। वेरियस पॉइंट्स होते हैं उस ट्यूब के अंदर जो मेजरमेंट लेते हैं जनरली एक स्टेपोमीटर्स के जरिए, जो कि वेरियस पॉइंट्स पे वहाँ पे बने हुए होते हैं, कहाँ पे सेट होते हैं उस मीटर्स, और वो ले रहे होते हैं कि अच्छा इतनी मेजरमेंट हो गई, इतनी मेजरमेंट हो गई, इतनी मेजरमेंट हो गई। क्योंकि जो फ्लो रेट है रिएक्टेंट्स का वो कांस्टेंट होता है, तो हर पॉइंट पर ट्यूब जो है कोरस्पॉन्ड कर रही होती है एक डिस्क्रीट पॉइंट पे इन टाइम, यानी टाइम के मेजरमेंट के ऊपर कि इतने टाइम के बाद ये आ गया, इतने टाइम के बाद ये आ गया। रिएक्टेंट्स जो होता है उनके पास अब्जॉर्प्शन वैल्यूज होती है जो कि चेंज हो रही होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शंस, जो कि देयरफॉर नेसेसरी हो जाती है एक ट्रेडिशनल कंटीन्यूअस फ्लो स्टेट को परफॉर्म करना। इनहिबिटर्स जो है वो ऐड करे जाते हैं और रेशियोज ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो चेंज करे जाते हैं जब आपने अपने डेटा गैदर करना होता है। अब बाय टेकिंग रीडिंग्स, आप रीडिंग लेते हो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जो ट्यूब के आउटपुट पे लगे हुए होते हैं, और फिर डिस्क्रीट पॉइंट्स के हिसाब से उनको मेजर करते हो, और उसके साथ फिर आपके पास हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आ जाती है किस टाइम पे कितनी देर बाद कितना एलिमेंट मौजूद था, कितनी देर बाद कितना मिक्स हो गया था, कितनी देर बाद कितना हो गया था। तो आप आराम से इससे एनालाइज करके बता सकते हो कितनी देर में ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट होगा। अब कंटिन्यूस फ्लो टू लेक्चर 91, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता रहे हैं। कंटिन्यूस जो फ्लो ऐसे है वो ऑफर करता है एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि वो पॉइंट बाय पॉइंट बता होता है, तो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट जो नंबर्स जा रहे होते हैं वो आराम से आप रीड कर सकते हो हर पॉइंट पर। हर रिएक्टर का नेचर है किसी न किसी पॉइंट पर मेजर आराम से किया जा सकता है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है अगर वो सेम सैंपल पॉइंट को थ्रू पास करे। ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपने मेजर करना हो कि इनिबिशन वगैरह कैसी है, तो रिलायबल डेटा इससे ऑब्टेन किया जाता है कि इनिबिटर्स होते हैं वो ऐड अपस्ट्रीम कर दिए जाते हैं और कंटिन्यूसली उसको मेजर कर सकते हो। कंटिन्यूस फ्लो ऐसे जो है वो रिक्वायर करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिएजेंट सिंस इट नीड्स टू फ्लो कंटिन्यूसली। ऑब्वियसली ये लार्ज अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स के लिए होता है ये वाला प्रोसेस। अगर छोटे मोटे पैमाने पे कर रहे हो तो फिर ये नहीं काम करेगा, तो आपने हाई ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिएजेंट चूज करना है। अगर एक्सपेरिमेंट ये यूज़ करना एक्सपेंसिव पड़ सकता है आपको और डिफिकल्टली प्रोड्यूस भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से रिएक्टेंट्स यूज़ करो, कैसे एलिमेंट्स यूज़ करो, कैसा नहीं कर रहे हो। तो अगेन ये बेस्ट टेक्निक तो नहीं हुई, क्योंकि आप बेस्ट टेक्निक वो होती है जो आप छोटे साइज में भी करो, बड़े साइज में भी करो, और वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़े। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें क्या है, अगर आपका जो अप्रेटिस है वो 3 मीटर लॉन्ग है किसी मेजरमेंट के लिए और इंटरनल जो उसका साइज है डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, तो जो फ्लूइड्स होंगे वो फ्लो करेंगे 100 मिलीलीटर पर 1 मिनट के हिसाब से। अज्यूम करो कि टाइम में कोई लैग नहीं है, यानी किसी वजह से वो फंस नहीं रहा, मिक्सिंग चेंबर वगैरह में बहुत देर नहीं लगी इससे पहले कि वो बाहर निकले, तो हमने ये एग्जाम्पल लगा दी। अब जो टाइम पॉइंट है रिएक्शन का वो आप मेजरमेंट कैसे लोगे, 1 मिनट जो ट्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 मिनट के हिसाब से लो लिया। अगर जो कंडीशंस है वो सेम है जो अब सिनेरियो हमने ऊपर देखा उसमें, तो अज्यूम करें कि 2 रिएजेंट्स आपने यूज करे, तो रिएक्शन वॉल्यूम 1 जो है उसका पार्ट हो गया A/2 और पार्ट्स B। तो कितना रिएक्टेंट हमें चाहिए होगा मीट करने के लिए कि आप पूरा रन करो या ऐसे फॉर 30 मिनट्स कंटिन्यूस, 30 मिनट्स तक फिर आप इसको रन करो, क्योंकि एक एक मिनट का ये दे रहा है ना टाइम जोन, टाइम की जो पॉइंट्स है। तो आपने मेजरमेंट ऐसे तो नहीं करोगे ना 2-3 मिनट करो, आप अच्छे खासे मेजरमेंट करोगे ताकि आप प्रॉपर एनालिसिस कर पाओ। तो 30 मिनट्स का करो तो कितना चाहिए, काफ़ी चाहिए होगा आपको, जो रिएजेंट्स वो काफ़ी चाहिए होंगे, आपने ऐड करने होंगे उसके ताकि वो 30 मिनट्स तक कंटिन्यूसली चलता रहे। अच्छा, describe the techniques including equation that you would use to turn the transmitted values from point on the reaction tube into meaningful data। अच्छा, ये सारे तो इनके प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, आप फिक्र नहीं करो, नोट्स में ये सॉल्व होंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं इसको अलग से भी बना के दे दूंगी। अच्छा, न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे या नहीं आएंगे। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन ये देखो ये प्रॉब्लम्स जिन पे बनी है इस टाइप के हैं, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक किस्म के, ज़्यादा नहीं आते हैं लेकिन आ जाते हैं आपके पास, चांस रहता है कि स्टूडेंट्स के पास न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाए। तो जो फाइनल तक मुफ्त तैयार हुए हैं उसके अंदर न्यूमेरिकल फॉर्म दी गई है, आप उसमें देखो, अगर नहीं है, अगर कुछ आपको लगता है इनकम्प्लीट है या ये वाले सवाल सॉल्व नहीं हुए, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बता देना, तो मैं वो भी